हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति उसका पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक रहेगा बर्लिन की दीवार से रिलेटेड कि बर्लिन की दीवार कब बनी, उसका क्या इंपॉर्टेंस था। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा बच्चों सोवियत प्रणाली क्या है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि सोवियत संघ है वो कैसे एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज होके आया, दूसरी दुनिया के देश क्या थे। और हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि सोवियत प्रणाली का अंत क्यों हुआ। ठीक है, चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका कि बर्लिन की दीवार कब बनी। तो जो आपकी बर्लिन की दीवार है बच्चों 1961 में आपकी बर्लिन की दीवार बनती है। ठीक है, अच्छा, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? तो क्या कहोगे आप लोग? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। ठीक है, बर्लिन की दीवार को किसने तोड़ा? तो पूर्वी जर्मनी के जो देश हैं उन्होंने 9 नवंबर 1969 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया था। पूर्वी जर्मनी के जो देश हैं, लोग हैं, उन्होंने। ठीक है, अच्छा, अब बर्लिन की दीवार जो गिर गई उसका रिजल्ट क्या आया? तो इसके कारण क्या हुआ? दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया हम सोवियत संघ के खेमे वाले सब देशों को कहते हैं जहां पर साम्यवादी प्रणाली थी। तो सबसे पहला रिजल्ट बर्लिन की दीवार के गिरने का परिणाम क्या हुआ? तो पहला है दूसरी दुनिया के का पतन हो गया। दूसरा है बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। तीसरा है जर्मनी का एकीकरण हो गया। चौथा है आपका इसका रिजल्ट कि जो देश पूर्वी यूरोप के 8 देश जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी उसको बदल डाला गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर हमने बर्लिन की दीवार के गिरने के 4 रिजल्ट देख लिए हैं। पहला है दूसरी दुनिया का पतन, दूसरा है शीत युद्ध का अंत, तीसरा है जर्मनी का एकीकरण और चौथा है पूर्वी यूरोप के 8 देश जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है आपको ये टॉपिक। अब हम करते हैं बच्चों इसको आगे। तो बस ये दिखाया गया है आपको कि बर्लिन की दीवार की लंबाई क्या थी। ठीक है, मान लो पिक्चर बेस्ड आ जाए आपको क्वेश्चन तो पूछेंगे, उसमें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 150 किलोमीटर बच्चों आपकी बर्लिन की दीवार थी, फैली हुई थी, ज़्यादा लंबी थी, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, अब एक क्या कह रहा है आपको कि कब तक रही है? तो 28 वर्षों तक ये रही। ठीक है, और इसको कब तोड़ा गया? 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ा गया। ठीक है बच्चों, और किसका प्रतीक था? तो जर्मनी के एकीकरण का, साम्यवादी खेमे की समाप्ति का, ठीक है, शीत युद्ध के अंत का और पूर्वी यूरोप के 8 देशों में साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करने का, सोवियत प्रणाली का अंत। ठीक है, ये रिलेटेड है आपकी बर्लिन की दीवार के टूटने से, उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्या था? सोवियत प्रणाली क्या है? तो भाई सोवियत प्रणाली क्या है, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि 1917 में बच्चों क्या होती है? साम्यवादी क्रांति होती है। ठीक है, और वो साम्यवादी क्रांति के बाद में क्या होता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का निर्माण होता है। ठीक है, अब यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप क्या लिखोगे? समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, तो 1917 की क्रांति के बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण होता है। और जो समाजवादी क्रांति थी इसके विचार क्या था? तो यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी कि पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। ठीक है, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी और वो चाहती थी, सोवियत प्रणाली क्या कह रही है? पूंजीवाद का विरोध कर रही है और समाजवाद के आदर्शों को स्थापित करने पर फोकस कर रही है। ठीक है, वो एक समतामूलक सोसाइटी के निर्माण पर बल दे रही है। और क्या कह रही है आगे कि यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी कि जो निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में समानता के सिद्धांत पर बल देना चाहिए। इसकी बात करती है आपकी सोवियत प्रणाली। तो फिर ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत प्रणाली क्या कहती है? ये पार्टी की संस्था पर फोकस करती है और राज्य को महत्व देती है, मतलब इसकी दृष्टि में राज्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पार्टी का ही प्रभुत्व होना चाहिए देश में, ये इस तरह मानती है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और वो क्या कहती है? देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी
और जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी, योजनाबद्ध और राज्य नियंत्रित आपकी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है। अच्छा, और हम क्या लिखेंगे सोवियत प्रणाली के अंदर आपका, कि जो सोवियत प्रणाली है ये क्या कहती है कि जो सरकार होगी वो अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करेगी। ठीक है। सरकार है वो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया करवाएगी लोगों को। ठीक है। मतलब सरकार लोक कल्याण के कार्य करेगी, ये सोवियत प्रणाली का कहना है। जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेगी सरकार, बच्चों की देखभाल करेगी और जितनी भी लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको एक उचित दाम पर प्रोवाइड करेगी सरकार। ठीक है। मलकियत का प्रमुख रूप और निजी संपत्ति तो होगी ही नहीं, राज्य नियंत्रित होंगी सारी चीज़ें। तो ये है बच्चों आपका सोवियत प्रणाली। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि जो विश्व में दो सुपर पावर थे, एक तो थी आपकी अमेरिका और दूसरा था रूस, तो रूस सुपर पावर क्यों बना। ठीक है, इसको करेंगे कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, ये ऐसे कह रहा है। दूसरे विश्व के युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा। अब हम बच्चों ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, तो एक तो सुपर पावर था अमेरिका और दूसरा था रूस। क्यों था रूस, क्योंकि इसकी संचार व्यवस्था है वो कैसी थी बच्चों, बड़ी ही उन्नत थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा ही उन्नत था। रूस के पास में ना विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल था, लोहा और इस्पात मशीनरी उत्पादन थे। सोवियत संघ दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की व्यवस्था थी। विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे, मतलब संचार व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सोवियत जो है संघ है उसका आपस में कनेक्शन ज़्यादा है। ठीक है क्या। सोवियत संघ का सोवियत संघ है हर चीज़ को अपने देश में बना रहा है, कार से लेकर पिन तक, मतलब सारी चीज़ अपने देश में बना रहा था वो। ठीक है। अच्छा, और क्या है, सोवियत जो संघ है वो और विकसित क्यों है। देखो हमने क्या क्या कर लिया बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी बच्चों। दूसरा, इसके पास में प्राकृतिक तेल के भंडार अच्छे थे, इसके पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी थी इसीलिए कनेक्टिविटी भी अच्छी थी, इसीलिए जो आपका रूस है उसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर रही थी। ठीक है। अब हम बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सोवियत प्रणाली जो हमने बताया कि जो निजी संपत्ति का विरोध करती है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। ठीक है। तो उसका अंत क्यों हुआ, सोवियत प्रणाली का अंत क्यों हुआ। तो भाई जो सोवियत प्रणाली थी इसके ऊपर नौकरशाही का जो सिकंजा है धीरे धीरे कसता चला गया। मतलब जो उसके जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ना वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, इसलिए सोवियत प्रणाली का क्या हो गया, धीरे धीरे पतन देखने को हमें मिला। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता गया। हमने ऊपर क्या देखा था कि सोवियत प्रणाली लोगों को एक कल्याणकारी सरकार के रूप में एक्ट कर रही थी, वो लोगों की हर सुविधा का ध्यान रख रही थी, स्वास्थ्य सुविधा का। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा हम लोगों ने कि धीरे धीरे जो सोवियत संघ है वो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की बेसिक नीड्स पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है। लोगों को जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी ना वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो छिनती चली जा रही थी। सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हो गया था। ठीक है। और जो आपके सोवियत संघ बना किससे था आपका, वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो लेकिन इंपॉर्टेंस अधिकतर किसका था, रूस का था। ठीक है। इसीलिए भी क्या है, जो आपके 15 गणराज्य थे उनमें स्वायत्तता की फीलिंग क्रिएट होती है और इस तरह सोवियत प्रणाली का अंत हो जाता है। बच्चों आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, पढ़ना। कोई क्वेश्चन आपको माइंड में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछना। थैंक यू।